बच्चा पार्टी। नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल्स के क्लासेस में। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके पहले का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन किया था और ये भी बात की थी कि क्या होता है लेमा और क्या होता है एल्गोरिथम। उसको आप देखेंगे तो आप एक बेहतर व्यू इस टॉपिक के बारे में कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। इन सबका एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है। एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है यानी वेल डिफाइंड स्टेप्स की एक सीरीज है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, वो एचसीएफ फाइंड करने में आपको यूज होता है। तो वैसे ही आप यहाँ स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको 135 और 225 में जो नंबर ग्रेटर नंबर होगा उसको छोटे वाले नंबर के टर्म में ब्रेक करना होगा। जैसे 225 को अगर आप डिवाइड करते हैं 135 से तो टेबल 1 टाइम जाएगी। कितने टाइम जाएगी बेटा? 1 टाइम जाएगी। तो इसको आप राइट कर सकते हैं 135 इंटू 1। कितना कर देंगे? 1 राइट करेंगे। तो क्या 1 राइट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद क्या टोटली कैंसिल हो जा रहा है? तो आप पाएंगे कि टोटल कैंसिल नहीं हो रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 90। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा? 90 बचा। आपने इसको ऐसे लीव कर दिया। फिर अगर ये आगे यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया होता तो ये 135 इसका एचसीएफ हो जाता। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे थे उसके साथ और रिमाइंडर के साथ। यानी जो अब आपने यहाँ पे 225 और 135 के साथ किया था वही सेम वर्क आप 135 और 90 के टर्म में करेंगे। तो हो जाएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 यानी 90 बन जाए 90 हो गया। और प्लस अब कितना बचेगा? अब बचेगा 45 तो हो गया 135। अभी क्या रिमाइंडर 0 नहीं मिला। रिमाइंडर अगर 0 मिल जाता तो आप यहीं रुक जाते। नहीं मिला रिमाइंडर 0 फिर आगे मूव करेंगे। फिर आप 90 को यहाँ लेकर आएंगे। देखिए ऐसे सीरीज बढ़ती है, ये आगे फिर आ गया। और 90 को आप यहाँ ले आए तो 90 कैसे करेंगे आप? इसके टर्म में करेंगे। 45 इंटू 2 हो गया, 45 2 90 होता है और रिमाइंडर मिल गया 0। तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर आपको 0 मिलता है उसी स्टेप में जिससे आप डिवाइड करते रहते हैं यानी जो आपका डिवीजर होता है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो गया बाबू, एचसीएफ इज इक्वल टू 45। इज इट क्लियर? बोलो। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान सा ही। चलिए बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है 196 और 38220 है। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है तो आपको टेबल्स या फिर ये कहें कि आपको अपनी कैलकुलेटिव स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी। अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए अब आपको सेम काम यहाँ 196 और कौन साथ में भाई इनके साथ हैं 38220। देखो अगर आप डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो इसको इसके टर्म में तो डिवाइड करना शुरू कर दो भाई। आप अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 196 और ये है 38220। अब डायरेक्टली 382 में 196 टेबल 1 टाइम जाएगी तो ये हो जाएगा 196। यहाँ बचा 6 बच गया बेटा। यहाँ बचा आपका 7 यानी 17 हो गया। 17 में से आपके 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा बेटा। और उसके बाद यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक, अब 186 में टेबल तो जाएगी नहीं। आप 0 इंक्रीज करेंगे, अगला नंबर नीचे राइट करेंगे तो होगा 2। अब टेबल कितने टाइम ले जाएंगे? संभवतः ये 9 टाइम जाए तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 6 9 6 54 हो गया, हासिल आया 5 यानी कैरी हो गया 5। हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े विद्यार्थी हैं तो 9 6 54 हो गया, 5 कैरी आया। 9 9 81, 9 81 और 5 कैरी था यानी 86 हो गया। कितना बचा? 8 बचा कैरी। 9 1 9 हो गया, 9 8 कितना हो गया? 9 और 8 9 8 कितना होता है भाई? 9 8 हो गया 17। ठीक, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 12 में से 4 गया, कितना बच गया? 8 बचा। यहाँ 15 में से 6 गया, कितना हो गया? 9 हो गया। अब इसके बाद कौन राइट हो रहा है? 0 राइट हो रहा है। अब कितने टाइम जाएगा? तो 5 टाइम दिख रहा है, 16 एग्जैक्टली दिख रहा है। 5 टाइम जाएगा तो ये होगा 6 5 13 और 9 5 45 और ये 3 48 हो गया और 5 1 5 और ये 9 हो गया। यानी आप देखिए तो टेबल चली गई 195 टाइम।
तो आप इसको बहुत ईजी टर्म में राइट कर सकते हैं 38220 इज इक्वल टू, अगर आप ये चीज़ रफ में कीजिएगा, यहाँ डायरेक्टली नहीं करना है आपको, तो ये हो जाएगा 196 इंटू 195 और प्लस रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो भाई अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया मतलब इसके आगे प्रोसीजर आपको नहीं करना है, वही आपका SCF होगा। तो बाबू यही आपका SCF हो गया। देन SCF इज इक्वल टू 196। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा, एकदम क्लियर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया होता तो आप इस प्रोसेस को दोबारा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है कि 867 और 225। देखो यहाँ रिजल्ट बहुत बड़ी नहीं है, यहाँ आपको ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, अब आपके पास अगर 867 है, इसको रिप्रेजेंट करना है 255 के रूप में, तो 25 या 75 यानी 3 टाइम जाएगा, ठीक है। 25 या 75 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 765। जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। 765 हो रहा है, यहाँ बचेगा 102। अब देखो भाई ये तुम कर लेना यार, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला काम तुम खुद कर लेना, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो जो टर्म जो आपका डिवीज़र है, रिमाइंडर है, सेम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, यानी ये फिर आ जाएगा यहाँ पे 255 हो गया और 102 इंटू 2, 102 इंटू 2 कितना हो जाएगा 204 और प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 51। क्लियर, 51 बचा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो फिर इसको आप नीचे ले आएंगे, जो हो जाएगा 102, वहाँ मत एरो बनाने लगना, और ये 51 इंटू 2, 51 इंटू 2 कितना हो गया 102 हो गया और रिमाइंडर मिल गया 0। तो भाई जहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 मिला वहीं पे SCF हो जाएगा। देन SCF इज इक्वल टू 51। क्लियर है, आई थिंक आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसका SCF हो जाएगा 51, ठीक। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 6 क्यू + 1 और 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5 एंड वेयर क्यू इज एनी इंटीजर। यानी आपसे कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो 6 क्यू + 1 के फॉर्मेट का होगा, या तो 6 क्यू + 3 के फॉर्मेट का होगा, या तो 6 क्यू + 5 के फॉर्मेट का होना चाहिए, जहाँ पे क्यू एक इंटीजर है, इंटीजर कोई भी हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम दोनों बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि A = BQ + R का फॉर्मेट, तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया, हमने माना कि लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि कोई A है वो पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है। अब इस पर अगर यूक्लिड का एल्गोरिथम अप्लाई करें तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स का एल्गोरिथम लगाने के बाद अब देखिए क्या होगा। यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहता है A = BQ + R, ठीक, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ये यूक्लिड्स का एल्गोरिथम है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने A = BQ + R राइट कर दिया, लेकिन यहाँ पे B मानते हैं किसको, 6 को मानते हैं। लेट B = 6, हमने B क्या मान लिया, 6 को मान लिया। जैसे हमने B माना 6 को, तो आपको फॉर्मेट मिलेगा A = 6Q और प्लस R का, ठीक। अब यहाँ पे जरूरी ये है कि R के केसेस क्या क्या बनेंगे, तो पहले R के पॉसिबल केसेस देखते हैं। यहाँ लिखिए R क्या क्या सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यही R के पॉसिबल केसेस हैं। क्योंकि आपको बताया गया है, R डिफाइन करते समय ये कहा गया है कि R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, R 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, बट लेस देन B, लेकिन B से छोटा होगा। तो यहाँ पे B 6 है, तो R की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो हो सकती है, बट 6 नहीं हो सकती। तो आपका केसेस हो गया 0 से लेकिन 5 तक। अब देखिए केसेस कितने बन रहे हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा कितने केसेस बन रहे हैं। तो आपका पहला केस जो बनेगा, जब R = 0 रहेगा तो आपका फॉर्मेट बनेगा A = 6Q + 0, 6Q + 0, 6Q + 0 मतलब कितना हो गया, A = 6Q। ये हो गया इवन केस। कैसा हो गया बेटा, इवन केस हो गया। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। आप इसको 6Q को 2 × 3Q कर सकते हो। अगर 2 के मल्टीपल में है तो वो आपका इवन रहेगा। इसके बाद जब आप R = 1 रखेंगे तो आपका फॉर्मेट होगा A = 6Q + 1 का। कैसा होगा, 6Q + 1 का होगा, और यही होगा आपका
ऑड केस। कैसा होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ऑड केस। ठीक, इसके बाद जब आप बात करेंगे r इज इक्वल टू 2 की, किसकी, 2 की, तो आपको फॉर्मेट मिलेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। ठीक, अब 6q प्लस 2 लिखा हुआ है, इसमें से अगर चाहो तो तुम 2 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 3q प्लस 1 होगा। और जो नंबर 2 के मल्टीपल में होता है उसे आप इवन कहते हैं, वो इवन होता है। तो बाबू आपका ये फॉर्मेट हो गया इवन का। कैसा हो गया, ये इवन का हो गया। ठीक, इसके बाद व्हेन r इज इक्वल टू 3, जब r हमारा कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा। और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 कैसा होगा, ऑड केस होगा, क्योंकि ये इसमें से 2 कॉमन नहीं हो सकता, या ये पूरा का पूरा 2 के मल्टीपल में नहीं है, तो बाबू ये हो जाएगा ऑड। ठीक, इसके बाद अगर आप आगे देखें, a इज इक्वल r इज इक्वल टू 4, कितना हो गया, r इज इक्वल टू 4 हमने लिया। जब r इज इक्वल टू 4 लिया तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 4 हो जाएगा। कितना होगा, 6q प्लस 4, और इसमें भी 2 कॉमन कर लेंगे तो ये फॉर्मेट होगा आपका इवन का। कौन सा फॉर्मेट होगा, इवन का। एंड द लास्ट वन इज r इज इक्वल टू 5। दिख रहा है ना सबको, r इज इक्वल टू 5 लिया हमने। जैसे r इज इक्वल टू 5 लिया, देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 का केस हो गया। और ये लास्ट आता है आपका ऑड केस। ठीक, ऑड केस, क्योंकि अब इसके बाद रिमाइंडर 6 तो बचना नहीं है भाई, रिमाइंडर 6 तो नहीं बचेगा ना, 0 से लेके 5 तक ही बचेगा। हमने सभी केस देख लिए, तो उसमें 3 केसेस ऑड बन रहे हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो यहाँ आप राइट करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ राइट कीजिए कि 6q, सो इट इज क्लियर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इज द ऑड इंटीजर। ये कैसे हैं, ये ऑड इंटीजर है। ठीक है, बहुत ही क्लियरली, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी कि जितने ही फॉर्मेट, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सब के सब इसी फॉर्मेट में होंगे। ठीक, हमने देखा कि सारे के सारे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्मेट में हो रहे थे। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, an army contingent of the 616 member is to march behind an army band of 32 member in a parade। एक परेड हो रही है आर्मी की, उसमें 32 मेंबर की एक आर्मी बैंड है, और उसके पीछे, उसके बिहाइंड में 616 मेंबर्स का एक कंटाइनमेंट आर्मी का चल रहा है। फिर कह रहे हैं इसमें 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। वो दोनों ग्रुप आपको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करने जरूरी है, यानी जो कॉलम फर्स्ट वाले ग्रुप में होना चाहिए वही सेम कॉलम आपके सेकंड वाले ग्रुप में होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए 32 मेंबर्स हैं, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इसमें 6 मेंबर के 6 कॉलम के बना दिए ग्रुप्स, तो आप देखेंगे 6 5 30 हो गया और 2 मेंबर्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम आपके पहले 32 मेंबर्स में भी हो सके और सेम नंबर ऑफ कॉलम आपके 616 मेंबर्स में हो सके। देखिए कैसे करना उसको। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछ लिया जाए, तो ऐसी कंडीशन पे आप उसका SCF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? SCF। बहुत क्लियरली इस बात को समझिएगा, जब भी कभी ऐसा होगा तो आप उसकी कंडीशन पे SCF फाइंड करेंगे, जहां आपसे मैक्सिमम के लिए कहेगा। तो इसके लिए आप राइट करते हैं पहले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? SCF ऑफ 32 एंड 616। जो 616 और 32 का SCF होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका SCF कैसे फाइंड करना है। SCF फाइंड करने के लिए आपको वही इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। 616 इज इक्वल टू, अब बताइए कितने टाइम इसको ले जाया जाए जिससे इसकी टेबल इसके अप्रॉक्स इसके इक्वल में आ जाए या इससे कम आ जाए। बताइए कितने टाइम ले जाए। अब अगर मान लीजिए इसको हम 20 टाइम ले जाते हैं, 20 टाइम कितना होगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम ले जाएंगे 19 टाइम। भाई 20 टाइम ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, आप करके चेक कर लीजिएगा। तो आप कितना हो गया, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए ना समझ में आ रहा हो तो 19 2 38 होता है और 19 3 57, 57 और 3 कितना हो गया? 60 हो गया। तो यानी अगर आप 32 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो 608 होगा, और यहाँ कितना चाहिए? 616 चाहिए। तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा? 8 रिमाइंडर बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर ऐसे ना आता हो तो आप डिवाइड कर लेना,
32 से इसको डिवाइड करोगे 19 टाइम टेबल जाएगी और 8 रिमाइंडर बचेगा। तो वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, जो तुमको सही लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया। अभी भी टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे कि हम लिखेंगे 32 इज इक्वल टू, अब इसके साथ 8 इंटू 4 और प्लस 0 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब फाइनली देखो किसके डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है? 8 के डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया, 0 आया। और जिसके डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है उसी स्टेप पे वही आपका SCF होता है। सो SCF इज इक्वल टू कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हुआ? 8। तो आप यहाँ राइट करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। आपको प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा वो या तो 3m का फॉर्मेट में होगा या तो 3m+1 के फॉर्मेट में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वही चीज़ सबसे पहले हम मानेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, हमने ए मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे बी की वैल्यू मान लेते हैं 3, और बी की वैल्यू क्या मान लिया बेटा? हमने बी की वैल्यू मान ली 3। ठीक, तो अगर बी की वैल्यू हमने 3 मान ली तो आपके पास जो फॉर्मेट मिल रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है भाई? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही तो कहता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b होता है। तो अगर हमने b की वैल्यू यहाँ पे 3 मानी है देन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q प्लस r हो जाएगा। ठीक, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3q प्लस r हो जाएगा। और r की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनेंगी पहले ये समझ लेते हैं। r की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी 3 से छोटी और 0 या 0 से बड़ी। तो 0 हो सकता है पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी 1 हो सकती है और तीसरी पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है। क्या 0, 1, 2 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज़ बनेगी जब आप b इज इक्वल टू 3 रखेंगे? तो b इज इक्वल टू 3 रखने पे केवल ही 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो r 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती। तो r की 3 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। अगर r की 3 पॉसिबिलिटीज़ बन गई बेटा तो आपके पास इक्वेशन बनेगा a इज इक्वल टू 3q और प्लस 0, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q। ठीक, अब आपसे ये कह रहे हैं स्क्वायर की बात किया इन्होंने, तो अगर मैं a स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं होगा? और 9q स्क्वायर को अगर तुम चाहो तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर कर सकते हो। बोलो कर सकते हो ना, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। 3 इंटू 3q स्क्वायर कर सकते हो। और 3q स्क्वायर को कुछ मान लो, चाहे चलो k1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 3k1 हो गया। अब इसके बाद अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें r इज इक्वल टू 1 की माने तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। यही तो हुआ, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो होगा बेटा? तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बेटा, और प्लस 2ab। तो 2ab 3 2 जा 6q इंटू 1 हो गया, तो 6q इंटू 1 यानी 1 ही रहेगा। अब एक बात बताओ, जैसे ये a स्क्वायर है, अगर मैं इन दोनों टर्म को एक साथ कर लूँ 9q स्क्वायर और प्लस 6q को, तो कोई दिक्कत कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मान लो मैं 3 बाहर निकाल लूँ, कितना निकाल लूँ? 3 बाहर निकाल लूँ, तो अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q। बोलो बचेगा, और प्लस 1 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे इसे k1 माना था। k1 क्यों माना भाई? ये आपका जो q1 q1 आ रहा है, q1 क्या है? इंटीजर है। तो हमने मान लिया कोई एक इंटीजर k1 है, हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया कोई इंटीजर क्या है? k1 है। ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 3 इंटू कुछ मिल रहा है, ये इंटीजर ही है, तो इसको मान लेते हैं k2 मान लिया। कितना मान लिया? k2 मान लिया। तो यहाँ a स्क्वायर आ गया 3k2 और प्लस 1 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? एक बार हमने किया तो आपको मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1 मिल गया, दोबारा किया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3k2 प्लस 1 हो गया।
अब इसका थर्ड पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है? थर्ड पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं बेटा कि जब रिमाइंडर आपका 2 हो तो बाबू a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, यही तो होगा भाई, सिंपल सी बात है, a इज इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2। जैसे आप इसका स्क्वायर करेंगे देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाबू हुआ कि नहीं हुआ भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए फिलहाल। अब एक बात बताओ, अगर हम इसमें थोड़ा सा खुरापात करें और इस टर्म को इस टाइप से राइट कर दें, 9q स्क्वायर पहले राइट किया मैंने, फिर जो लास्ट में 12q था उसको पहले बुला ली, और जहाँ पे 4 है उसको मैंने 3 + 1 कर दिया। बताओ कोई दिक्कत या कोई असुविधा? अभी बता रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करने पे देखो हमें पूरा इन तीनों टर्म में से 3 कॉमन मिल जाएगा, तो इसलिए हमने 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 के फॉर्मेट कर दिया और 3 + 1 कर दिया ताकि 4 की जगह पे आसानी हो सके। तो बाबू अब हम अगर चाहें तो यहाँ पे इस तीनों टर्म में से 3 कॉमन कर सकते हैं, और जैसे कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 मिल गया। ठीक, जैसे हम यहाँ पे मानते आए हैं, इसको माना था हमने k1, इसको माना था k2, इसको मान लिया हमने k3 मान लिया, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 k3 और प्लस 1। बोलो मिला कि नहीं मिला बेटा? अब ध्यान से देखो तो तुम्हारा जो स्क्वायर था वो 3 फॉर्मेट में आ रहा है उस नंबर का, एक आ रहा है 3k1, एक आ रहा है 3k2 प्लस 1, एक आ रहा है 3k3 प्लस 1। ठीक, अच्छा ये जो हमने माना है k1 k2 k3 ये क्या है? ये सब के सब इंटीजर ही तो हैं भाई, इंटीजर ही तो हैं। अब जरा ध्यान से आओ क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, और जहाँ पे m एक इंटीजर है, m क्या है? इंटीजर है। तो भाई अगर हम चाहें तो इसकी जगह पे k1 k2 और k3 जहाँ पे कोई फिक्स वैल्यूज तो है नहीं, ये सब इसकी जगह हमें रिप्रेजेंट ही करना है, तो इसकी जगह पे हम m मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? m मान सकते हैं, क्योंकि k1 k2 k3 भी इंटीजर ही है। तो यहाँ आप राइट करेंगे बेटा, राइट करेंगे m इज अ इंटीजर। m क्या है? m इज इंटीजर, m एक इंटीजर है। तो बेटा अगर m इंटीजर है तो हम लोग अगर चाहें तो राइट कर सकते हैं इसको यहाँ पे 3 फर्स्ट में 3m और 3m प्लस 1 कर सकते हैं ना। ये फॉर्मेट कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3m, या हो जाएगा 3m प्लस 1 का। क्लियर है भाई? आप अगर इसको k1 को भी m मान रहे हैं, k2 को भी m मान रहे हैं और k3 को भी m मान रहे हैं, देखो ऐसा मत सोचना कभी भी कि k1 कोई दूसरी वैल्यू होगी उसको आप m कैसे मान ले रहे हैं। आप यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं ले रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर ले रहे हैं। एक नंबर ही तो है, m क्या है? एक रिप्रेजेंटिंग नंबर है। आप मान रहे हैं कि m एक इंटीजर होगा, तो वैसे ही आपने k1 की जहाँ पे m लिया, k2 की जहाँ पे m लिया और k3 की जहाँ पे भी m लिया, तो ये हो जाएगा 3k1, तो 3m हो जाएगा। फिर ये 3m प्लस 1 करना है, तो यहाँ k2 की जहाँ आपने किया m तो 3m प्लस 1 हो गया, और यहाँ k3 जहाँ भी आपने m किया तो 3m प्लस 1 हो गया। क्लियर है? तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आराम से कीजिए, ऐसे ही आपको फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब बात करते हैं इसके 5th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 या और 9m प्लस 8। आपको दर्शाना है कि किसी भी नंबर के क्यूब का जो फॉर्मेट होगा वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में होगा। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी बात है, जैसे अभी तक जो हमको प्रूफ करना था वो 3m या 5m के फॉर्मेट में थी, तो हम लोगों ने 3 से 2 से 5 से डिवाइड कर लिया था। लेकिन ध्यान से देखिए अब यहाँ पे आपसे 9m कह रहा है, तो कई बार गलतियाँ होती है, हम 9 से डिवाइड करते हैं। बेटा जब 9 से डिवाइड करोगे तो आपको फॉर्मेट में 9 से 0 से लेके 8 तक के सारे नंबर रिमाइंडर मिलेंगे और आपको सबको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो आपके पास 9 केसेस बन जाएंगे, 0 1 2 3 से लेके 8 तक के सारे केसेस। तो आप सभी केसेस को सॉल्व करें, बहुत लेंदी हो जाएगा। और वैसे आपको यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे b को 3 ही मानते हैं, जो आप क्यूब करेंगे तो 9 क्या 27 तक फॉर्मेट जाएगा, तो वहाँ पे ये 9m वाला कॉन्सेप्ट ईजिली निकल सकता है। तो यहाँ पे आप जो b कंसीडर करेंगे वो 3 को कंसीडर कीजिएगा, ना कि 9 को। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या है आपको, वही सेम फॉर्मेट यहाँ लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव
इंटीजर, हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या कहता है भाई, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। मैं बार बार इस स्टेटमेंट को लिखता हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये लिखना, ये आप अधूरा छोड़ के मत आइएगा। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी है ले सकते हैं और b हमने माना है 3 को, तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस r। अच्छा, अगर हमने 3 माना है b को तो r की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनती हैं हम लोग भी डिस्कस कर चुके हैं, r इज इक्वल टू 0 1 और 2, सही तो बनेगा। r की 3 ही पॉसिबिलिटीज़ बनेगा, तो 0 बनेगा तो 1 बनेगा तो 2 बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब हमने ले लिया r इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 0 या फिर a इज इक्वल टू डायरेक्टली बचेगा 3 क्यूब, यही तो हुआ। क्यूब करते हैं इसका, जैसे आप क्यूब करेंगे देन a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब, और होल क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा, 27 क्यू क्यूब हो जाएगा। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर तुम चाहो 27 क्यू क्यूब को, क्या इसको 9 यहाँ से, क्या इसको 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब कर सकते हो, बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। भाई हमने 9 3 27 कर लिया, ब्रेक कर लिया, तो अब यहाँ से a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और जो ये 3 क्यू क्यूब है, इस 3 क्यू क्यूब को आप मान सकते हैं, मान लेते हैं आप इसको K1 मान लिया, क्या मान लिया K1 मान लिया। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हमने इसके पहले वाले माना था। तो ये हो गया पहला फॉर्मेट, a क्यूब इज इक्वल टू 9K1 हो गया। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटीज अगर देखें आप, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, दूसरे में जब आप r इज इक्वल टू मानते हैं यहाँ पे 1, कितना मानते हैं r इज इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं, जब आप r इज इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, बोल होगा a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। आपको क्यूब करना है, तो जैसे आप क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो वही सेम काम यहाँ भी करते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू क्यूब हो गया प्लस b क्यूब यानी 1 हो गया प्लस 3ab, तो 3ab 3 3 जा 9 9 1 जा 9 हो गया और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। बोलो अब हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सिंपल सी बात है, ये कर लिया आपने। जैसे आपने यहाँ तक किया, अब इसके बाद थोड़ा सा आगे कीजिए, जैसे आप इसको आगे ले जाएंगे तो अब यहाँ पे 27 क्यू क्यूब है और प्लस 9 3 क्यूब प्लस 1 को एक साथ अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन कितना कर लें, 9 कॉमन कर लेते हैं। जैसे हमने 9 कॉमन किया तो ये हो गया आपका 3 क्यू क्यूब और प्लस 9 यहाँ से निकल चुका है, तो ये बचा 3 क्यू और प्लस 1 बचा और साथ में अलग हो जाएगा 1। बताओ भाई, जैसे ही हमने यहाँ से इसमें से और इसमें से 9 बाहर निकाला, जैसे 9 गया तो 9 3 जा 27 हो गया, 3 क्यू क्यूब हो गया। ठीक, अब यहाँ से ये 9 चला गया तो बचा कितना, 3 क्यू प्लस 1 बचा, तो 3 क्यू प्लस 1 हो गया और एक 1 पहले था, एक 1 यहाँ हो गया। तो इसको भी हमने मान लिया क्या, K2 मान लिया। तो बाबू a क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 9 और K2 प्लस 1 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। ये a क्यूब इज इक्वल टू यहाँ हुआ था 9K1 और यहाँ हो गया a क्यूब इज इक्वल टू 9K2 प्लस 1। ठीक, अब इसके बाद अगर लास्ट पॉसिबिलिटीज माने, जिसमें लास्ट में आपका हो जाएगा a क्यूब a इज इक्वल टू यहाँ कितना रिमाइंडर होगा 2 होगा, तो हो जाएगा बेटा a क्यूब a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, ये तो हुआ 3 क्यूब प्लस 2। तो जैसे आपका 3 क्यूब प्लस 2 हुआ, अब इसको क्यूब करेंगे आप, देन a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। जैसे आप सॉल्व करेंगे देन a क्यूब इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मेट, a क्यूब मतलब 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू क्यूब हो गया प्लस b क्यूब यानी 8 हो गया प्लस 3ab, तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18 और ये हो गया q और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ।
अब देखो आप सिंपली आप चाहो तो इन दोनों के साथ कर लो। जैसे आप इन दोनों के साथ करोगे तो आपको कुछ फॉर्मेट मिलेगा, और फॉर्मेट कैसा कि आपको हो जाएगा 27Q प्लस 18Q और ब्रैकेट में 3Q प्लस 2 और प्लस 8 हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? आपने जैसे यहाँ देखा देन A³ इज इक्वल टू, अब आप इन दोनों में अगर चाहें तो आप 9 कॉमन कर सकते हैं। जैसे आप 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3Q प्लस ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 9 2 2Q ब्रैकेट में 3Q प्लस 2 और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज और प्लस 8 हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? तो अब जैसे आपने यहाँ इसको आप माना था K2, इसको माना था आपने K1 और वैसे आप इसको मानेंगे K3, तो आपका A³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9K3 और प्लस 8। बताओ हुआ कि नहीं हुआ बेटा? देन A³ इज इक्वल टू कितना हो गया 9K3 प्लस 8 हो गया। तो अब वही सेम काम जैसे आपने K1 K2 और K3 लिया, तो K1 K2 K3 क्या है, ये सब के सब इंटीजर हैं, दीज आर इंटीजर। तो अगर ये सब इंटीजर हैं तो इसकी जगह पे आप राइट कर सकते हो बेटा, देखो यहाँ से इसकी यहाँ आप राइट करोगे K1 K2 एंड K3, यहाँ लिखेंगे K1 K2 एंड K3 आर इंटीजर। ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब इंटीजर हैं। अगर ये सब के सब इंटीजर हैं सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, अब इसको आप मान लीजिए, इसको m मान लेते हैं, इसको भी हम मान लीजिए, चूंकि सब के सब इंटीजर हैं, इज 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। वो किस फॉर्मेट पे आ जाएगा, या तो वो 9m के फॉर्म में रहेगा, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा, या तो वो 9m प्लस 8 के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्रूफ। देखो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी और ये चीज़ें राइट करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। तो फिर आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये हुआ एक्सरसाइज 1.1। और फिर अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।